हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर बच्चों सीए इंटर। और अभी तो ये रिलेवेंट है बच्चों, ये वीडियो फॉर मई 23 एग्जामिनेशन। आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, अपन अमेंडमेंट बाद में कवर कर लेंगे। तो बच्चों अपन आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। बच्चों अपन ने क्लास में देखा था चैप्टर चालू करने से पहले कि सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि सर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन नंबर बच्चों 4, जो कि बच्चों बताता है चार्जिंग सेक्शन। और बच्चों क्या बोलता है कि सर हर पर्सन को, एवरी पर्सन को उसके टोटल इनकम के ऊपर और प्रीवियस ईयर सर देना पड़ेगा टैक्स। फिर सर ये टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो सर आपने वहां पे बताया था कि सर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तरीका तो फिक्स होना चाहिए, नहीं तो सर क्या होगा, सर हर कोई पर्सन अपने हिसाब से बच्चों इनकम लिख के डिपार्टमेंट में देकर आ जाएगा। इससे सर डिपार्टमेंट चेक कैसे करेगा चीजें। तो बच्चों इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा, और कौन सी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों वो देखने के बाद अपन आए थे बच्चों इस चैप्टर पे, और मैंने आपसे बोला कि अब अपन देखते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। लेकिन फिर अपन ने देखा था कि सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ने से पहले हमें सर रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस की वजह से ही क्या उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। फिर सर आपने बताया था रेसिडेंशियल स्टेटस सर डिफाइंड है सेक्शन नंबर 6 में, और सर अपना स्कोप ऑफ टोटल इनकम सर डिफाइंड है सेक्शन नंबर 5 में। फिर बच्चों अपन चालू करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस में। बच्चों अपन सबसे पहले देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अपन ने देखा था बच्चों 7 तरीके के पर्सन होते हैं, उसमें से बच्चों अपन देख रहे हैं सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अपन ने कैसे देखा था। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि बच्चों सेक्शन 6 में पहली कंडीशन दी गई है कि अगर किसी इंडिविजुअल को बच्चों रेसिडेंट इन इंडिया बनना है तो उस केस में उसे क्या, सर दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बच्चों वो कौन सी कंडीशन थी कि सर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर से सर उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, या तो फिर सर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और सर प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में सर वो 365 डेज या फिर मोर उससे ज़्यादा रहा हो। सर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे तो सर हम उसे क्या बोलते थे बच्चों, सर हम उसे बोलते थे उस केस में रेसिडेंट इन इंडिया। सर और आपने फिर उसके बाद सर नोट्स में 4 पॉइंट और बताए थे कि इस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बच्चों कौन सा, अगर बच्चों कोई पर्सन आपसे बोलता है कि वो तो बोट अपनी शिप में रहता है टेरिटोरियल वाटर में, वो तो इंडिया में ज़मीन पे रहता ही नहीं, तो क्या उस केस में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सर हम इंडिया के डेफिनेशन में चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आ चुके हैं कि भाई इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। तो सर इस केस में उसे भी स्टे इन इंडिया काउंट करा जाएगा। बिल्कुल बच्चों। फिर सर हमने देखा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बच्चों उसका जो रहना हो इंडिया में वो क्या बच्चों कंटिन्यूस हो, मतलब कि सर ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन 10 दिन इंडिया में रहे, फिर सर वो फॉरेन चल जाए, सर फिर वो आके 1 महीना रहे, और सर ऐसे ऐसे करके भी चल चाहे तो सर वो 182 या फिर 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। बिल्कुल बच्चों। फिर बच्चों अपन ने देखा था सर उस केस में क्या होगा अगर वो पर्सन आपका क्लाइंट प्लेन से उड़ते हुए इंडिया से बाहर जाता है और बच्चों फिर इंडिया के अंदर आता है, तो सर उन डेज को क्या करेंगे बच्चों, देखा था उन डेज को भी अपन क्या करेंगे बच्चों, इंक्लूड करेंगे फॉर काउंटिंग दी स्टे इन इंडिया। बिल्कुल सर। फिर सर आपने बताया था कि सर एक्ट में जो लिखा हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे। सर हमें उस समय ये नहीं देखना है कि पर्सन की सिटीजनशिप या फिर बच्चों प्लेस ऑफ बर्थ या फिर डोमिसाइल कहाँ पे है। मतलब कि सर हम तो देखेंगे अगर पर्सन रेसिडेंट होगा तो सर रेसिडेंट जब भी होगा जब सर वो इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। सर इन दो बेसिक कंडीशन में से ये जो सेकंड वाली कंडीशन है 60 डेज वाली, बच्चों 3 केसेस में फिर मैंने आपको बताया था एप्लीकेबल नहीं होती है। एक पर्सन बच्चों कहाँ पे, बच्चों पहली कंडीशन थी जब पर्सन बच्चों शिप पे बैठ के लीव कर जाता था एज अ मेंबर ऑफ क्रू, और वो भी बच्चों इंडियन शिप। हाँ बच्चों उस केस में मतलब कि सर उसके पास अगर उससे सिटी रेसिडेंट बनना है तो उसे 182 डेज वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दूसरा एक्सेप्शन क्या था बच्चों, अगर बच्चों पर्सन आता है विजिट के लिए इन इंडिया, और सर तीसरी कंडीशन क्या थी, सर तीसरी कंडीशन थी सर अगर उस केस में क्या होता है कि बच्चों अपना पर्सन इंडिया छोड़ के जाता है और बच्चों फॉर द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सर ये 3 केस थे, और फिर सर इसके अंदर आपने एक और क्या, एक और एक्सेप्शन बताया था कि सर उस केस में क्या होगा, पर्सन अगर इंडिया में आता है विजिट के लिए, और सर अगर वो इंडिया से 15 लाख रुपीस से ज़्यादा इनकम कमाता है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, तो सर उस केस में क्या होगा, सर ये जो बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन उसको अभी सेटिस्फाई करनी थी 182 डेज वाली, सर उसमें आपने एक और कंडीशन बता दी थी, और सर आपने उसे नाम दिया था मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन। मतलब बच्चों अब इसके पास भी दो कंडीशन हो गई सेटिस्फाई करने के लिए, एक तो आपकी नॉर्मल 182 डेज और मोर, वो 60 डेज वाली तो इसके केस में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बच्चों मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन क्या बोलती थी कि अगर बच्चों ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में विजिट के लिए आया है और बच्चों उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज बच्चों कितनी 15 लाख से ज़्यादा होती है इन प्रीवियस ईयर, तो सर उसके केस में जो मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन है वो थी बच्चों की अगर वो 120 डेज या फिर मोर उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रह ले, और सर प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पाँच उसके सब उसके पहले के बच्चों 4 सालों में वो 365 डेज और मोर इंडिया में रह ले। बिल्कुल सर। बच्चों फिर अपन ने देखा था कि उस केस में क्या होगा, जब अभी अपन ने जो एक्सेप्शन ऊपर देखा कि मेंबर क्या बच्चों, क्रू मेंबर जो कि इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, इसके रेसिडेंशियल स्टेटस में जो 180 डेज
करेंगे, तो इसमें कौन से डेज़ से कौन से डेज़ तक अपन एक्सक्लूड करेंगे पीरियड क्यू से इंडिया के वो बाहर जा चुका है। तो बच्चों अपन ने देखा कि भाई कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट मतलब कि जिस दिन उसने अपने अटेंडेंस रजिस्टर में बच्चों एंट्री कर दी है बच्चों और जिस दिन उसने जाने के लिए और आने के लिए दोनों एंट्री कर दी है बच्चों, वो पीरियड अपन क्या कर देते थे सर, वो हम कर देते थे एक्सक्लूड फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। बिल्कुल बच्चों, फिर अपन ने करा था बच्चों क्वेश्चन सॉल्व अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 1 और जो कि था आईसीएआई के मॉड्यूल का। और बच्चों फिर अपन ने देखा था एक और कॉन्सेप्ट सर डीम्ड रेसिडेंट का। बच्चों ये क्या बोलता था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है बच्चों और उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाती थी और वो किसी और कंट्री में लाइबल फॉर टैक्स नहीं होता था, तो उस केस में क्या बोलती थी इंडियन गवर्नमेंट कि भाई तुम कहीं टैक्स नहीं दे रहे हो तो तुम इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट बन के हमें टैक्स दे दो। लेकिन बच्चों इस केस में क्या होता था, हमें ये देखना पड़ता था कि वहाँ पे किसी और कंट्री में उसे टैक्स ना लगा हो, लाइबल टू टैक्स। और फिर अपन ने देखा था लाइबल टू टैक्स में क्या चीज़ इंक्लूड होती थी सर, अगर किसी और कंट्री में सर क्या होता था उसकी इनकम सर टैक्सेबल तो होती थी लेकिन सब्सिक्वेंटली एग्जम्प्ट हो जाती थी, टैक्स की डेफिनेशन में मानी जाती थी। बिल्कुल बच्चों, फिर बच्चों अपन ने देखा था कि अगर एक इंडिविजुअल सर रेसिडेंट तो बन गया है, अब सर अपन ने देखा था कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सर कब कहलाता था। तो बच्चों मैंने आपसे बोला था कि सर अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट बनने के बाद 2 सेकेंडरी कंडीशन या फिर एडिशनल कंडीशन और बच्चों दोनों ही कंडीशन सैटिस्फाई कर देता है, तो उस केस में सर हम उसे बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और बच्चों वो 2 कंडीशन क्या थी कि सर अगर वो प्रीवियस ईयर को छोड़ के सर उसके पहले के 7 सालों में सर वो 730 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा सर इंडिया में रहा हो। एंड सर क्या थी दूसरी कंडीशन कि सर वो प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के बच्चों 10 सालों में सर मिनिमम 2 इयर्स हो रेसिडेंट। हाँ सर, हमने ये दोनों कंडीशन देख रही थी और सर यहाँ पे एंड वर्ड भी लगा हुआ था। और फिर बच्चों अपन ने देखा था वो 2 केस जहाँ पे क्या, जहाँ पे अगर पर्सन रेसिडेंट बन जाता है तो उस केस में हम उसे डायरेक्टली क्या बोल देते थे सर, हम उसे बोल देते थे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसे कौन से 2 केस हुआ करते थे? तो बच्चों एक आपने सर बताया था कि सर जिस केस में पर्सन बनता है सर, जो अभी अपन ने ऊपर केस देखा था उसको सर हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, एक तो तुम्हें रेसिडेंट बना रहे हैं और डायरेक्टली तुम्हें क्या बनाएँगे बच्चों, हम तुम्हें बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब कि बच्चों उस केस में हमें क्या एडिशनल मतलब कि ये जो अपन ने अभी ऊपर 2 कंडीशन देखी वो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब भले वो सैटिस्फाई कर दे और ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन में सैटिस्फाई करके आ रहा हो, लेकिन सर हम तो उसे हमेशा क्या बोलेंगे सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बिल्कुल सर। और सर ये सेकंड वाला केस क्या था बच्चों, आपको याद है ना कि वो जो 182 डेज़ और 60 डेज़ वाली कंडीशन होती थी उसमें से सर आपने बोला था कि वो 60 डेज़ वाली कंडीशन 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती थी। एक तो सर वो शिप वाला केस था, एक तो सर वो एम्प्लॉयमेंट वाला केस था और सर तीसरा था कि अगर वो पर्सन विज़िट के लिए आ रहा है इंडिया में, तो बच्चों अगर वो पर्सन विज़िट पे आता था और सर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाती थी, तो बच्चों उस केस में अपन को एक और मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन मिल जाती थी सर 120 डेज़ एंड बच्चों 365 डेज़ वाली। तो बच्चों अगर कोई पर्सन जो कि विज़िट के लिए आ रहा है इंडिया में और बच्चों वो रेसिडेंट बनता है सर, कैसे रेसिडेंट बनता है सर, रेसिडेंट ऐसे बनता है कि वो रहा है और सर वो मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि सर अगर वो 120 डेज़ वाली कंडीशन सैटिस्फाई करके रेसिडेंट का खिताब ले लेता है तो सर हम उसे क्या बोलेंगे डायरेक्टली, सर हम उसे बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट डायरेक्टली। सर अगर वो पर्सन 182 डेज़ वाली कंडीशन सैटिस्फाई करता था तो फिर सर हमें वापस से क्या चेक करना पड़ेगा कि सर वो पर्सन रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और सर वो चेक करने के लिए हमें सर वापस से वो दोनों एडिशनल कंडीशन लगानी पड़ती थी। लेकिन बच्चों अगर वो पर्सन जो विज़िट पे आता है वो अगर 120 डेज़ वाली कंडीशन सैटिस्फाई करके रेसिडेंट बनता है तो सर हम उसे डायरेक्टली क्या बोलते थे सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और बच्चों वही था अपना सेकंड वाला पॉइंट कि भाई मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करके बच्चों जो पर्सन क्या बनता है सर रेसिडेंट बनता है। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई बच्चों। फिर अपन ने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के केस में क्या होता है। तो सर आपने बताया था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ देखने के लिए बच्चों इसके पहले अपन ने 2 क्वेश्चन आईसीएआई के मॉड्यूल के सॉल्व करे थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। सर फिर अपन ने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कैसे देखते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे बोलता अगर में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बच्चों क्या हो रहा हो उस एचयूएफ का बच्चों कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली बच्चों कहाँ से हो सर, अगर हो इंडिया से तो हम उसे बोल देते थे रेसिडेंट। क्या बच्चों मैंने यहाँ पे ये बोला कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं सर, अभी तो परसों बच्चों ये क्या बच्चों ये एचयूएफ बनी है रेसिडेंट। और बच्चों अब ये देखने के लिए कि ये एचयूएफ क्या सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर क्या बच्चों नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो इसके लिए क्या देखना पड़ता था सर, ये चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता था कि सर रेसिडेंशियल एचयूएफ सर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ करता क्या है। मतलब कि
सर उस एचयूएफ का जो कर्ता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सर अगर उसके कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस होता था ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो सर हम उस रेसिडेंट एचयूएफ को डायरेक्टली स्टेटस दे देते थे सर किस चीज़ का, सर हम बोलते थे उसे आरओआर, मतलब कि सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन सर अगर उस रेसिडेंशियल स्टेटस सर उस एचयूएफ का रहता था बच्चों, क्या उसका बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का रहता था सर रेसिडेंट, लेकिन बच्चों उस एचयूएफ के जो करता है उसका अगर बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस होता था क्या बच्चों, सर आरएनओआर, मतलब कि बच्चों रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट, तो सर हम उस केस में बोल देते थे कि एचयूएफ का भी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बिल्कुल बच्चों, लेकिन फिर बच्चों अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था जो कि था क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें अपन ने देखा था कि भाई ये डिसाइड करने के लिए कि एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, मतलब रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी, उस केस में बच्चों कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या मायने नहीं रखता है। अरे सर ये बात आपने क्या बोल दी, ये तो मायने रखता है ना। नहीं बच्चों, आप ध्यान से सुनना, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि बच्चों ये देखना कि एचयूएफ रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस मायने नहीं रखता है। वो कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस तो मायने जब रखता है जब बच्चों क्या हो सर, जब उस सर वो जो एचयूएफ का रेसिडेंट बनने के बाद सर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सर ये चेक करने के लिए हम कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। मतलब कि सर अगर आपकी एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो जाती तो सर उस केस में हमें कर्ता के रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई भी फायदा नहीं है। बिल्कुल बच्चों, और फिर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा था और मैंने आपको बताया था एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। बिल्कुल सर, फिर सर आपने बताया था कि एचयूएफ की कर्ता वाली कंडीशन ये तो आपने बता दी थी, और फिर सर आगे चल के फिर आपने बताया था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों अपन ने उसमें 4 बेसिक पॉइंट देखे थे कि भाई जरूरी नहीं है कि बिजनेस क्या आपका डे टू डे एक्टिविटीज जो करे उसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोले। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बच्चों अपन क्या बोलते थे कि जहां पे भाई पर्सन क्या अपनी पावर का यूज करके डिसीजन मेकिंग कर रहा हो। बिल्कुल सर, फिर आपने बोला था कि सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब कि बच्चों कहाँ पे, जहाँ पे हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड, मतलब कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं, डिसीजन कौन ले रहा है बच्चों, उससे अपन को फर्क पड़ता था। फिर बच्चों अपन ने देखा था कि कैन एक्सरसाइज सच कंट्रोल फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका भाई क्या वो अपने घर से ही बच्चों सर्विस दे या फिर अपने ऑफिस में जाके ही सर्विस दे, वो इंडिया में कहीं पे भी अगर कर रहा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो हम तो वो देखा करते थे। और फिर बच्चों अपन ने देखा था कि कुछ परमानेंस होना चाहिए उस कंट्रोल में। बिल्कुल सर, फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई ये एचयूएफ और आपका जो इंडिविजुअल का केस होता है सर, इसके अंदर ही पर्सन क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाता है। मतलब कि सर इसके अलावा जितने भी पर्सन, उस केस में बच्चों पर्सन या तो डायरेक्टली क्या होता है सर, होता है वो रेसिडेंट, नहीं हो तो होता है सर वो नॉन रेसिडेंट। मतलब कि सर उसके केस में अपन उसे फर्दर बाइफरकेट रेसिडेंट को नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, सर हम तो कर रहे हैं रिवाइज और हमें आपकी पूरी बात आ रही है समझ में बच्चों। अब अपन ने देखा था फिर बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस किस किस का, सर हमने देखा था, हमने सर सारे ही बचे हुए पर्सन को लगभग एक साथ निपटा दिया था सर। उसमें थे फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और सर आपने बोला था कि सर हम इन्हें रेसिडेंट बोलेंगे सर, सेम एचयूएफ वाली कंडीशन कि सर अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली इन इंडिया हो रहा है। और बच्चों अपन ने पार्शियली को भी समझा था कि सर क्या हो रहा हो, अगर थोड़ा सा कंट्रोल हो इंडिया से और थोड़ा सा हो रहा हो बच्चों बाहर, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, ऐसे अपन ने बहुत सारे केसेस देखे थे। तो अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से हो जाता है तो सर हम मान लेंगे कि वो क्या होली और पार्शियली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा है। तो उस केस में बच्चों अपन उसे बोल देते थे रेसिडेंट इन सारे ही क्या बच्चों पर्सन को। और इन पर्सन को बच्चों नॉन रेसिडेंट कब बोलते थे, जब सर इनका पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बच्चों होली आउटसाइड इंडिया हो। बिल्कुल सर, फिर अपन ने देखा बच्चों स्टेटस ऑफ कंपनी, और ये था बच्चों अपना लास्ट पर्सन। और सर इसमें आपने बताया था कि सर एक कंपनी को अपन रेसिडेंट जब बोलते थे। अब बच्चों आपके मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि सर ये वाले पर्सन के केस में आपने रेसिडेंट को ये क्यों नहीं बताया कि बच्चों क्या कौन सा पर्सन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और कौन सा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो बच्चों मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि सिर्फ ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कंडीशन अपन सिर्फ एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में ही चेक करते हैं। हाँ सर ये तो हमें पता है। और बच्चों फिर अपन ने देखा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो बच्चों कौन कौन सी कंपनी को अपन बोलते थे रेसिडेंट, सर एक तो आपकी इंडियन कंपनी होगी ऑलवेज रेसिडेंट, और सर या तो वो कंपनी सर जिसका पोएम मतलब कि सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है इंडिया में। बिल्कुल सर, सर फिर उसके बाद आपने बताया था कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सर वो है जहां पे मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं। बिल्कुल सर, तो बच्चों अपन ने अभी तक ये देख लिया कि सर कौन से पर्सन को क्या कहा जाएगा रेसिडेंट और कौन से पर्सन को कब कहा जाएगा नॉन रेसिडेंट। और बच्चों अब इसके बेसिस पे अपन आगे बढ़े थे और सर हम आए थे सर सेक्शन नंबर 5 पे। तो बच्चों सेक्शन नंबर 5 क्या कहता था,
स्कोप ऑफ टोटल इनकम अब आप बताइए। बच्चों फिर अपन ने देखा था भाई स्कोप ऑफ टोटल इनकम के केस में कि 3 तरीके की बच्चों यहाँ पे इनकम को कर दिया था डिवाइड, और अपन ने क्या बोला था कि सर ऐसी इनकम जो कि आपकी क्या हुई हो सर रिसीव्ड या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो, या फिर सर ऐसी इनकम सर जो आपकी क्या हुई हो सर अक्रू या तो फिर डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया हुई हो सर, और फिर सर तीसरा आपने बोल दिया था अदर देन इनके अलावा इनकम, मतलब कि सर इंडिया को छोड़ के आपकी बाहर की इनकम सर जो भी है उस केस में क्या होगा। तो सर आपने बताया था कि अगर पर्सन होता है सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी सर या फिर नॉन रेसिडेंट सर, इन तीनों ही पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा सर अपनी इंडिया से कमाई गई इनकम के ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब कि सर कौन सी इनकम सर, एक तो आपने जो रिसीव्ड वाली बोली थी सर आपकी इनकम रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड, और बच्चों दूसरी इनकम बच्चों आपकी अक्रूड और बच्चों डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। और सर या फिर आप ये बताइए कि सर इनकी जो फॉरेन इनकम होगी जो कि आउटसाइड इंडिया होगी उस केस में क्या होगा। तो बच्चों फिर अपन ने देखा था कि अगर पर्सन नॉन रेसिडेंट होगा तो उस केस में उसकी बच्चों फॉरेन की उसे इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर पर्सन क्या होता है सर, अगर पर्सन होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इस केस में अपन ने देखा था कि सर इसकी तो दुनिया भर की इनकम के ऊपर इसे सर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि सर इसे बाहर की कमाई गई इनकम के ऊपर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। फिर सर आपने बताया था कि सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या होगा। तो बच्चों जनरली अपन ने देखा था इसकी बाहर की इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन सर इसकी वो इनकम बच्चों कौन सी, ओनली सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। सर सिर्फ इस इनकम के ऊपर इसे बच्चों जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया करा गया है बच्चों उस इनकम के ऊपर इसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। हाँ सर ये 3 केस हमें समझ में आ गए थे। तो बच्चों यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब कि भाई। और सर बच्चों अपन ने देखा था कि सर ऐसा ही क्यों सर ये 3 ही तरीके क्यों दी गई है। बच्चों गवर्नमेंट का अपन ने इंटेंशन समझने की कोशिश करी थी कि सर गवर्नमेंट क्या चाहती कि भाई इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके अगर तुम कुछ भी पैसा कमाओगे तो तुम इसके ऊपर तो इंडिया में टैक्स बिल्कुल तुम्हें देना ही पड़ेगा। और इसके लिए भाई आपको इनकम या तो इंडिया में रिसीव हो सकती है या फिर बच्चों क्या हो सकती है अक्रू हो सकती है, तो तुम्हें दोनों ही बेसिस पे इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा अगर तुम्हारा कुछ भी कनेक्शन फिट बैठ जाता है। और आपकी जो फॉरेन इनकम है उसके ऊपर किस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, तो अपन ने देख लिया कि अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भाई दुनिया भर की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसे सिर्फ सर उस बिजनेस के ऊपर जो कि इंडिया से क्या हो रहा है, इंडिया से बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप है सर उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। और बच्चों अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो बच्चों उस केस में उसे अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है सर। मतलब कि सर इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड यहाँ पे कवर हो गया, और सर इनकम अक्रूइंग और सर अराइजिंग और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया सर यहाँ पे कवर हो गया। फिर बच्चों अपन ने ये जो 4 वर्ड यहाँ पे देखे हैं, एक तो सर आपका इनकम रिसीव्ड और बच्चों डीम्ड टू बी रिसीव्ड और बच्चों आपका एक इनकम अक्रूइंग और बच्चों क्या डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज। अपन ने बच्चों फिर इन चारों वर्ड्स के बारे में समझा था। अपन ने बच्चों क्या बोला था सर, उसके पहले आपने एक क्लैरिफिकेशन बताया था कि अगर कोई सी फेरर जो कि बच्चों शिप में क्या सामान की सेफ्टी के लिए अपॉइंट होता था, और अगर वो क्या रहता था सर, अगर उसे पैसा रिसीव होता था उसके एनआरई अकाउंट में सर जो कि इंडियन बैंक में बना हुआ है, और सर वो सर्विस देता था सर आउटसाइड इंडिया, तो सर उस केस में उसकी इनकम को कर दिया जाता था एग्जम्प्ट। हाँ बच्चों ये देखने के बाद सर फिर जो अपन ने 4 वर्ड ऊपर देखे थे अपन ने उन वर्ड्स को समझा था कि सर पहले तो ये रिसीव्ड और सर डीम टू बी रिसीव्ड क्या होता है। तो बच्चों अपन ने देखा था कि रिसीव्ड आपको पता है कि इनकम रिसीव्ड क्या होती है, लेकिन इसमें बच्चों अपन ने 2 चीजों के बीच में देखा था बाइफरकेशन, और क्वेश्चन के थ्रू भी अपन ने समझा था कि सर रिसीव्ड वर्ड अलग होता है और सर रेमिटेंस का मतलब अलग होता है। सर हमें देखना है कि इनकम रिसीव कब हुई है, ना कि सर इनकम का रेमिटेंस कब हुआ है। सर अगर पैसा कमा लिया है और पहली बार सर फर्स्ट ओकेशन पे हम उसे क्या बोला करते थे सर, हम उसे बोलते हैं इनकम। और सर एक बार कमाने के बाद अगर आप पैसे का एप्लीकेशन कर रहे हो तो सर हम उसे बोलते थे रेमिटेंस। और सर हमें जो टैक्स लेना है वो रेमिटेंस के ऊपर नहीं लेना है सर, हमें लेना है रिसीव्ड के ऊपर। और इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस भी देखे थे आईसीआई के। हाँ सर ये तो हमें याद है। और फिर सर आपने बताया था कि रिसीव्ड तो सर पता चल जाएगा हमें डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट वगैरह में पैसा आ रहा है, लेकिन डीम टू बी रिसीव्ड कौन से केस है, तो बच्चों जहां पे पैसा रिसीव नहीं हो रहा है आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बच्चों बोल दिया कि हम इसे मानेंगे कि बच्चों दिल पे हाथ रख के बोल दो कि पैसा रिसीव हो गया है, तो बच्चों रिसीव हो गया है। ऐसे बच्चों अपन ने 3 केस देखे थे, कौन कौन से थे सर। पहला केस था उस केस में जब आपके आरपीएफ अकाउंट में 12% से ज्यादा क्या बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, और बच्चों दूसरा अपन ने देखा था 9.5% पर एनम से ज्यादा आपको अगर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है उस आरपीएफ में, क्योंकि बच्चों इस लिमिट
लिमिट तक तो क्या होता है सर, वो अमाउंट रहता है एग्जम्प्ट। इसके ऊपर जो भी आपको वो बच्चों मिलेगा तो नहीं, वो भले आपका एम्प्लॉयर क्या डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा कर दे रहा है आपके आरपीएफ में, लेकिन वो आपकी इनकम में क्या बच्चों ऐड कर देंगे, भले ही आपको वो रिसीव नहीं हुआ हो। हाँ सर, ये तो हमें पता है। फिर बच्चों अपने देखा था कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वो किस स्कीम में कर रही है सर, वो कर रही है एनपीएस वाली स्कीम में, जो कि 80 CCD में डिफाइंड है। तो उस केस में सर उस कंट्रीब्यूशन को भी हम कर देंगे इनकम में इंक्लूड, भले वो आपको रिसीव नहीं हुआ है। और फिर सर तीसरा केस अपन ने देखा था कि अगर उस अगर यूआरपीएफ से पैसा निकाल के आरपीएफ में कर देते हैं ट्रांसफर, तो सर वो तो हमें याद है कि सर उस केस में क्या होता है कि सर उसे हम कर देते हैं टैक्सेबल, जब हम उसे क्या करते हैं सर ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में। तो बच्चों अपन ने वही देखा था कि अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर मतलब कि यहाँ पे पैसा तो रिसीव अपने अकाउंट में हुआ नहीं सर, ये तो डायरेक्टली हमने यूआरपीएफ से पैसा हमारे सर आरपीएफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसके केस में भी हम इसे क्या मान लेंगे सर, हम इसे मान लेंगे डीम टू बी रिसीव। और एक बार बच्चों ये डीम टू बी रिसीव्ड हो गया मतलब कि उसके ऊपर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। हाँ सर, फिर सर आपने उसके बाद बताया था अक्रूइंग का मीनिंग और सर डीम टू बी अक्रू और अराइजिंग का मीनिंग। तो बच्चों अपन ने देखा था अक्रू मतलब क्या होता है सर, हमने समझा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं सर, पैसा कमाते जाते हैं सर, मतलब भले हमें पैसा रिसीव ना हो लेकिन सर हम उस पैसे के क्या हकदार हो जाते हैं। तो बच्चों इस हकदार को होने को ही अपन क्या बोलते थे सर, हम इसे बोलते थे अक्रू और अराइज इन इंडिया। सर फिर हमने देखा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मान ली अगर आप बैलेंस शीट के अंदर उस आइटम्स को रिकॉर्ड कर ले तो इसको अपना सर रियलिटी में हमें देखना पड़ेगा कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है। फिर सर आपने बताया था कि वंस एन आइटम, क्या बच्चों अगर उस पे किसी भी दोनों बेसिस में से अगर किसी भी बेसिस पे टैक्स लग चुका है, मतलब कि बच्चों अगर आपकी इनकम के ऊपर रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स लग चुका है और मान लेते हैं कि वो अक्रू बाद में होगी, तो उस केस में अक्रूवल पे वापस से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो सर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। और सेम अपन ने देखा था कि अगर अक्रूवल बेसिस पे आपके ऊपर पहले ही टैक्स लग चुका है तो सर बाद में जब पैसा रिसीव होगा तो रिसीव बेसिस पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ सर, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सर आपने बताया था वो केसेस जहां पे सर इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होती है। और सर इसमें अपन ने देखा था पूरा सेक्शन 9। और बच्चों अपन ने जब इसके आईसीआई के क्वेश्चन करे थे सॉल्व, तो अपन ने देखा था पूरे ही क्वेश्चन बच्चों दो ही सेक्शंस के ऊपर पूछे गए थे सर, एक अपना सेक्शन नंबर 6 रेसिडेंशियल स्टेटस और एक सर अपना सेक्शन नंबर 9 सर जो कि बताता है सर डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया वाले केस बच्चों। लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ेंगे क्या, तो सर ये पहली चीज तो बोल रहा है डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब कि सर वो केसेस जो भले लगे देख के कि क्या अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, मतलब कि वो इनकम आपको देख के भले ऐसा लगे कि वो आपकी बाहर की इनकम है सर, फॉरेन की इनकम है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे सर, हम उसे मान लेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये हुई है डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। और एक बार अगर बच्चों इनकम आपकी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाती है तो बच्चों आप इसमें फॉल कर जाओगे। और जैसे ही बच्चों पहले मतलब कि आप बोल रहे थे कि वो आपकी क्या है बच्चों, फॉरेन इनकम है, ठीक है, तो बच्चों आपको क्या होता अगर वो पर्सन नॉन रेसिडेंट होता तो उसे टैक्स देना नहीं पड़ता। लेकिन अगर बच्चों वो इनकम इसमें कवर हो गई, मतलब कि वो बच्चों डीम टू बी अक्रू और अराइज में कवर हो गई, तो उस केस में बच्चों इस नॉन रेसिडेंट को भी बेचारे को क्या उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे उस नॉन रेसिडेंट को अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा, जिसको अपन डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया मानेंगे। तो बच्चों इसमें अपन ने देखे थे केसेस, और पहला अपन ने देखा था बच्चों जहां पे क्या बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो जाता है स्टैब्लिश, मतलब कि सर बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश जैसे ही इंडिया में हो जाता है स्टैब्लिश, जिसकी अपन अभी कंडीशन देखी जाता है, तो सर हम उस बिजनेस से होने वाली इनकम को बोलेंगे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। और सर हम उस नॉन रेसिडेंट से क्या सर उसकी इस इनकम के ऊपर ले लेंगे टैक्स, क्या सर उसकी पूरी नॉन रेसिडेंट की फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स ले लेंगे, नहीं बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ वो इनकम जिसका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, हम सिर्फ उस इनकम के ऊपर बच्चों क्या लेंगे टैक्स इंडिया में करेंगे वसूल। सर फिर ये आपने बताया था कि बिजनेस कनेक्शन कब स्टैब्लिश होता है, तो सर पहला केस आपने बताया था एजेंट वाला सर, जिस केस में क्या कोई पर्सन जो कि क्या सर एक पर्सन जो कि नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में क्या करता है बच्चों, एक तो पहली चीज हो गई थी क्या बच्चों, वो हो गया था एजेंट, मतलब कि कर रहा था वो किसी और नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे बच्चों काम। और फिर बोला था कि सर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन एडिशनली वो सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि सर एक तो वो उसके बिहाफ पे काम करे। फिर अपन ने देखा था सर, आपने बताया था इसे याद करने का तरीका कि एक ट्रांजेक्शन में बच्चों तीन चीजें हो सकती हैं उसके बिजनेस के हिसाब से, या तो बच्चों पर्सन क्या करे एजेंट करे उसके बिहाफ पे सेल, ठीक है सर, या तो अगर उस नॉन रेसिडेंट का बिजनेस का नेचर ही कुछ इस तरीके
करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपन ने बच्चों ज़ोमैटो का एग्ज़ाम्पल देखा था कि डिलीवरी तो बच्चों किसके पास जितने भी सेल के ऑर्डर थे वो डायरेक्टली उस नॉन रेज़िडेंट के पास आ जाते थे। लेकिन बच्चों क्या करे इंडियन पर्सन जो कि उसके बिहाफ़ पे काम कर रहा है सर वो करता था इन्वेंटरी को मैनेजमेंट और करता था बच्चों डिलीवरी ऑन बिहाफ़ ऑफ नॉन रेज़िडेंट। तो उस केस में भी सर हम मुझे क्या बोलते थे कि बिज़नेस कनेक्शन हो जाएगा एस्टेब्लिश। या तो सर तीसरा केस होता था कि अगर वो इंडियन पर्सन क्या करता था सर वो करता था ऑर्डर सिक्योर ऑन बिहाफ़ ऑफ नॉन रेज़िडेंट। बच्चों 3 केस अपन ने देखे थे और पहला जो था सेल वाला केस उसमें अपन ने क्या बोला सर उसके पास अथॉरिटी हो। किसके पास अथॉरिटी हो सर जो पर्सन इंडियन पर्सन उसके बिहाफ पे काम कर रहा है सर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट उसके पास अथॉरिटी हो। सर किस चीज़ की अथॉरिटी अरे सर हैबिचुअली एक्सरसाइज करे कंक्लूड दी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सर सेल करने की अथॉरिटी हो। ठीक है और बच्चों फिर अपन ने देखा था कि उस केस के अंदर सेल करने की अथॉरिटी हो ये हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे। तो हम ये देख लेंगे कि क्या भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या वो नॉन रेसिडेंट के नाम पे है। क्योंकि यहाँ पे अपन ने देख लिया था एक और कंडीशन जो अपन आगे जाके देखेंगे इसी में कि भाई बिजनेस कनेक्शन कब स्टैब्लिश होता है एजेंट का वहाँ पे रोल हो। मतलब कि सर अगर कोई पर्सन प्रिंसिपल बेसिस पे काम करे मतलब कि सर उसका काम ही क्या है सर वो उसका काम ही एजेंट वाला है। मतलब कि सर वो क्या सिर्फ उसके लिए काम नहीं कर रहा है नॉन रेसिडेंट के लिए सर वो जनरल बाकी लोगों के लिए भी काम कर रहा है। तो उस केस में बच्चों अपन क्या बोलते थे कि यहाँ पे भाई वो पर्सन उसके बिहाफ पे काम नहीं कर रहा है वो तो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। और अगर खुद का बिजनेस कर रहा है तो सर उस केस में तो उसकी बिजनेस इनकम उसके हाथ में ही क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी। उस नॉन रेसिडेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सर यहाँ पे पहली कंडीशन ही सर क्या थी कि सर जो भी पर्सन है वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा हो मतलब कि सर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो वो अपना खुद का अलग से बिजनेस नहीं कर रहा हो। तो सर यहाँ पे ये चेक करने के लिए सर आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सर उस नॉन रेसिडेंट के नाम पे। और सर मान लेते हैं कि अगर आपकी जो गुड्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं सर प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो उस केस में बच्चों उस प्रॉपर्टी या फिर राइट टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट के केस में सर वो भी उस नॉन रेसिडेंट के नाम पे होनी चाहिए। और अगर वो क्या होता है बच्चों अगर वो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर वो सर्विस का प्रोविजन भी कौन करे सर वो सर्विस प्रोवाइड करे नॉन रेसिडेंट। ये देखने के बाद अपन ने बच्चों दूसरा केस देखा था कि वो क्या कर रहा हो सर वो जो पर्सन उसके नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है वो क्या कर रहा हो सर वो मेंटेन कर रहा हो इन इंडिया क्या बच्चों स्टॉक मेंटेन कर रहा है और जहां से वो रेगुलरली डिलीवरी करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। सर ये अलग अलग कंडीशन क्यों है क्योंकि बच्चों अपन ने अभी देखा था मैंने आपको बताया कि सर ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का क्या बच्चों नेचर किस तरीके का है। जैसे अभी अपन ने जोमेटो का एग्जाम्पल है तो उस केस में बच्चों जो अपना पर्सन बिहाफ पे काम कर रहा है वो क्या करेगा वो डायरेक्ट सेल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट ऑर्डर तो नॉन रेसिडेंट के ही पास जाएंगे। तो सर उस केस में अगर उसे बनना है अगर उसे बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो उसे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल सर फिर सर आपने बताया था एक तीसरा केस कि उस केस में क्या सर अगर पर्सन मान लीजिए उसका बिजनेस का नेचर इस तरीके का है टेंडर वगैरह वाला कि सर वो सिक्योर करता है ऑर्डर। और सर यहाँ पे एक वर्ड आपने बोला था मेनली और होली फॉर दैट नॉन नॉन रेसिडेंट मतलब कि सर वो मेनली सिर्फ उस नॉन रेसिडेंट के लिए ही काम करे। मतलब कि सर आपने वही बात फिर से बोल दी कि जब भी तो ये एस्टेब्लिश होगा कि वो पर्सन उसके बिहाफ पे काम कर रहा था। मतलब अगर सामने वाला पर्सन अलग अलग लोगों को सर्विस दे रहा है मतलब कि उसे फर्क नहीं पड़ता नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सर वो तो सबको अपन ने बच्चों एग्जांपल देखा था डेटा सेल कर देगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास बच्चों बल्क में इंडिया कंज्यूमर्स का डेटा है और वो बोलता है जो पैसे देगा मैं उसको क्या करूंगा डेटा सेल कर दूंगा। तो बच्चों ये तो उसका बिजनेस हो गया वो तो बच्चों एजेंट यहाँ पे उसका बिजनेस ही क्या हो गया बच्चों दलाली वगैरह कमीशन एजेंट वो बन गया। तो इस केस में अगर वो प्रिंसिपल ओनर खुद बन जाता है तो इस केस में तो सर बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। मतलब कि उस बिजनेस से होने वाली इनकम के ऊपर सर वो पर्सन खुद जो कि इंडियन रेसिडेंट वगैरह उसके बिहाफ पे काम कर रहा था सर वो खुद ही टैक्स देगा। इस केस में सर हम उस नॉन रेसिडेंट को नहीं पकड़ेंगे। हाँ बच्चों तो बच्चों ये जो थर्ड वाला एग्जांपल था कि हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर मेनली और होली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। फिर अपन ने देखा था कि अगर ऐसा हो कि नॉन रेसिडेंट इससे बचने के लिए कि भाई यहाँ पे मेनली और होली लिखा हुआ है तो नॉन रेसिडेंट ने बच्चों क्या करा था सर उसने दो तीन नकली लोगों को ही यूएस जो फॉर एग्जांपल बाहर के जो नॉन रेसिडेंट थे उसने बोला कि तुम तीनों ऑर्डर यहाँ पे भी देना चालू करो। और इस तरीके से क्या होगा उस इंडियन पर्सन जो कि उसके बिहाफ पे काम कर रहा था तब वो ये बोलता है कि मैं किसी एक पर्सन को यहाँ पे सर्विस नहीं दे रहा हूँ मैं तो एक से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। और अगर वो एक से ज़्यादा लोगों को फॉर एग्जांपल सर्विस देता तो उस केस में उसे मेनली और होली अपन नॉन रेसिडेंट नहीं मानते। मतलब कि सर वो याली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो सर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया स्टैब्लिश नहीं होता। और सर बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता तो सर हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानते तो उस नॉन रेसिडेंट की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो सर ऐसे अगर केस में अगर कोई नॉन रेसिडेंट क्या करे नकली लोग दिखाने की कोशिश करे तो यहाँ पे बच्चों प्रोविजन क्या डाल दे कि भाई मेन
मेनली और होली इंक्लूड करता है क्या? अगर वो सर्विस दे उस नॉन रेसिडेंट को प्लस किसी और अदर नॉन रेसिडेंट को सर्विस दे जो कि बच्चों क्या है अदर नॉन रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है, या तो उस नॉन रेसिडेंट को या फिर बच्चों वो कंट्रोल खुद हो रहा है उस नॉन रेसिडेंट से, और या फिर बच्चों दोनों को मिलके कोई और कंट्रोल करता है। और इसके लिए अपन ने ये एग्जांपल देखा था जो आईसीए की मॉड्यूल में दिया गया था कि भाई अगर कोई ए है बच्चों, मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट, पहली चीज तो बच्चों ये है एजेंट ये कर रहा है एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बच्चों मिस्टर एक्स जो कि एक है, ये क्या कर रहा है सिक्योर ऑर्डर, मतलब कि ये थर्ड वाली कंडीशन कर रहा है सेटिस्फाई। तो सर हम सर मिस्टर एक्स के लिए तो बोल देंगे सर इसे डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है क्योंकि सर ये कर रहा है ऑर्डर सिक्योर। लेकिन उस केस में क्या होगा जब बच्चों मिस्टर वाई भी आ जाता है पिक्चर में और मिस्टर वाई क्या बोलता है कि भाई ये पर्सन मुझे भी क्या गुड सिक्योर कर रहा है मेरे बिहाफ पे भी, तो उस केस में क्या होगा अपन को ये देखना पड़ेगा कि वाई क्या इंडिपेंडेंट पार्टी है, मतलब कि अगर y और x के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि भाई ये होली और मेनली एक नॉन रेसिडेंट को सेल नहीं कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। लेकिन आप ट्रांजेक्शन में अगर देखते हो कि भाई जो मिस्टर वाई है वो तो कंट्रोल हो रहा है मिस्टर एक्स से, या फिर एक्स कंट्रोल हो रहा है मिस्टर वाई से, या फिर आपने देखा कि एक्स और वाई को बच्चों दोनों को मिला के एक और नया पर्सन कंट्रोल कर रहा है मिस्टर जेड, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। तो आपने देखा कि प्रोविजन में ऑलरेडी इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया कि भाई अगर ऐसा केस होगा जहाँ पे आपने देखा कि कंट्रोलिंग पर्सन सेम है तो हम इसको भी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया बोलेंगे कि भाई मेनली और होली तो आप एक ही पर्सन को सेल कर रहे हो, आप भले से इन्वेंट्रीज को दिखाने के लिए क्या कर रहे हो बच्चों तोड़ के दिखा रहे हो पार्ट्स में। बिल्कुल सर, फिर सर यही बात आपने आगे बताई थी कि भाई एजेंट हैविंग क्या बच्चों इंडिपेंडेंट स्टेटस आर इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन। सर ये क्या बोला है यहाँ पे, तो बच्चों यही बात तो मैंने अभी आपसे बोला कि वो एजेंट जिनका क्या बच्चों काम ही यही है, जनरल कमीशन एजेंट है जिनका काम ही बच्चों ब्रोकर वगैरह है, ब्रोकर कमाने का है, और वो क्या है इंडिपेंडेंट स्टेटस है उनका। सर मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि बच्चों अगर कोई पर्सन है इंडियन उसका काम ही क्या है, जैसा भी अपन ने देखा डेटा सेल करने का, वो ये बोलता है कि भाई जो पर्सन मुझे पैसा देगा मैं तो उसको डेटा सेल करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बिहाफ पे काम करूँ। और बिजनेस कनेक्शन में तो आपने देखा कि पहली ही कंडीशन क्या थी कि सर वो उसके बिहाफ पे काम करे, लेकिन सर यहाँ पे उसके बिहाफ पे काम वो नहीं कर रहा है। सर उसका बिजनेस ही ये है कि वो डेटा सेल करके उस पर कमीशन वगैरह कमाएगा। तो सर इस केस में वो पर्सन बिजनेस कर रहा है खुद ही, उसका इंडिविजुअल सर वो इंडिपेंडेंट स्टेटस है, सर वो खुद ही बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे केस में आप कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि उस बेचारे का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो तो इंडियन पर्सन खुद कर रहा है। बिल्कुल सर, फिर सर ये पॉइंट समझने के बाद अपन ने सारे पॉइंट्स समझ लिए थे। और सर आपने बता दिया था कि बिजनेस कनेक्शन एक एजेंट के थ्रू या फिर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कैसे स्टैब्लिश होता है। फिर आपने बताया था सर बिजनेस कनेक्शन एक और तरीके से स्टैब्लिश हो सकता है सर जहाँ पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है सर, उस केस में भी अपन बिजनेस कनेक्शन मान लेते हैं। फिर सर आपने बताया था कि सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कैसे मानेंगे सर उस नॉन रेजिडेंट की। तो सर आपने बताया था जहाँ पे इन दो तरीके के ट्रांजेक्शन आपको दिख जाए तो हम सर ये मान लेंगे कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। सर ये दो ट्रांजेक्शन कौन से थे सर, आपने उसमें बोला था कि अगर वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है सर वो सेल करता है गुड्स की, सर्विसेज की, या फिर प्रॉपर्टीज की, या फिर बच्चों प्रोविजन फॉर डाउनलोड ऑफ डेटा इन इंडिया, कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड प्ले स्टोर वगैरह पे अपलोड करके करवाता है डाउनलोड, और बच्चों उससे उसकी जो कमाई हो रही है सर वो होती है अगर प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ या फिर उस 2 करोड़, तो सर उस केस में हम बोल देंगे कि इसका क्या है बच्चों सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। मतलब कि सर हम बोल देंगे कि यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन हो गया है स्टैब्लिश और उस नॉन रेजिडेंट को उस इनकम के ऊपर जो उसने इंडिया से कमाई है सर उसके ऊपर देना पड़ जाएगा टैक्स। फिर सर दूसरा केस आपने बताया था कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है बच्चों जो कि क्या कर रहा है डायरेक्टली इंडिया से पैसे नहीं कमा रहा है लेकिन उसने कुछ ऐसा सोर्स फिक्स कर लिया है, और अपन ने क्लास में देखा था एग्जाम्पल कि वो क्या कर रहा था कि सर वो पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा था लेकिन एड्स के थ्रू क्या बच्चों इनकम वगैरह कमा रहा था, मतलब बेसिकली सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा था बच्चों। तो उस केस में अपन ने देखा था हम बोलेंगे वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस उसका जब होगा जब वो इंडिया में उसके बच्चों कितने 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स हों, मतलब कि अगर उसके 3 लाख से ज़्यादा इंडिया के यूजर थे तो सर हम बोल देते कि उसका इंडिया में क्या है सर सिग्निफिकेंट बिजनेस वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। और सर इसे हम बोल देते थे क्या सर सर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और एक बार सर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया स्टैब्लिश हो जाता था तो फिर सर उस पर्सन की उस नॉन रेजिडेंट की उस इनकम के ऊपर जो सर वो यहाँ से कमाता था उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ता था।
बच्चों, क्योंकि वो डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाती थी। हाँ सर, बिल्कुल। फिर सर आपने बताया था अबव ट्रांज़ैक्शन शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वेदर और नॉट, मतलब कि सर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब हम जब ये कंडीशन देखेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, तो हमें किन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सर आपने बताया था कि एग्रीमेंट इंडिया में हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो एक्ट ने जब जितना बोला है देखने के लिए, हम सिर्फ़ वो ही देखेंगे, क्या सेल इतना अमाउंट से ज़्यादा हो रही है या फिर यूज़र इतने से ज़्यादा हैं या फिर नहीं। ये तो सिर्फ़ क्लैरिफ़िकेशन था सर कि एग्रीमेंट कहीं पे भी हुआ हो सर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिज़नेस उस पर्सन की इंडिया में हो या फिर नहीं हो, सर हमें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। सर वो पर्सन इंडिया में रहता हो या फिर वो बिज़नेस इंडिया में करे, यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिज़नेस हो, सर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर हमें तो सिर्फ़ वो सेल का अमाउंट या तो फिर सर हमें देखना है उसके यूज़र्स। और सर फिर तीसरा आपने बताया था कि सर वो सर्विस क्या इंडिया में रेंडर करे या फिर फॉरेन में अपने क्लाइंट को बुला के रेंडर करे, सर हमें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो यूज़र और अमाउंट देखना है। हाँ सर, फिर बच्चों अपन ने देखे थे वो ट्रांज़ैक्शन दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज़ क्या बच्चों बिज़नेस कनेक्शन इन इंडिया, मतलब कि भाई कुछ ऐसे बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि इन ट्रांज़ैक्शंस को आप डीम टू बी क्या बच्चों अक्रू और अराइज़ इन इंडिया नहीं मान सकते, ये बोल के कि यहाँ पे बिज़नेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। बच्चों ऐसे कौन से बिज़नेस अपन ने देखे थे बच्चों, पहला अपन ने देखा था वो ट्रांज़ैक्शन जहाँ पे कोई नॉन रेज़िडेंट इंडिया से सिर्फ़ बच्चों परचेज़ कर रहा था और इंडिया में सेल नहीं कर रहा था। उसको बच्चों परचेज़ करके एक्सपोर्ट करके बाहर लेके जा रहा था और बाहर ही अपना बाकी का बिज़नेस कर रहा था। तो ऐसे केस में बच्चों अपन ने क्या बोला था, परचेज़ ऑफ गुड्स इन इंडिया ओनली फॉर एक्सपोर्ट, मतलब कि यहाँ पे सेल नहीं हो रही थी। तो सर इस केस में तो कोई बिज़नेस कनेक्शन है ही नहीं। तो बच्चों इसको अपन बिज़नेस कनेक्शन नॉट नहीं बोलेंगे, मतलब कि सर बच्चों क्या नॉट टू बी ट्रीटेड एज़ बिज़नेस कनेक्शन इंडिया। दूसरा केस अपन ने देखा था कि बच्चों अगर कोई क्या करता था बच्चों, फॉरेन मीडिया हाउस या फिर कोई भी मीडिया चैनल वगैरह इंडिया में आता था फॉर न्यूज़ एंड व्यूज़ और यहाँ से बच्चों खबर करता था इकट्ठा, और उसके बाद जो उसमें मेन कंडीशन थी कि भाई उस खबर को चला पता, मतलब कि सर उसका ट्रांसमिशन कहाँ पे होना चाहिए? बच्चों वो होता था आउट ऑफ इंडिया। अगर इन इंडिया हो जाता था गलती से भी, तो उस केस में तो सर यहाँ पे बिज़नेस कनेक्शन सीधे-सीधे एस्टेब्लिश हो जाएगा। सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए आउट ऑफ इंडिया। तो उस केस में बच्चों उस मीडिया हाउस से होने वाली इनकम जो कि उन्हें वैसे ही दूसरी कंट्री में न्यूज़ दिखा के कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर इंडिया में आप बिज़नेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं मान सकते, क्योंकि भले वो इंडिया की खबर दिखा रहा हो अपनी कंट्री में ले जाके। हाँ सर, फिर तीसरा केस आपने बताया था कि सर अगर उस केस में ऐसा हो रहा कि अगर कोई पर्सन आता है यहाँ पे बच्चों इंडिया में शूटिंग वगैरह करने के लिए, भाई शूटिंग ऑफ सिनेमैटिक फ़िल्म वगैरह करने के लिए, तो और बच्चों क्या होता है नॉन रेज़िडेंट होता है, तो उस केस में सर उसे बेनिफिट दिया कि यहाँ पे बिज़नेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। फिर सर आपने बताया था कि इंडिया के डायरेक्टर इसका बेनिफिट ना ले पाएँ, मतलब कि सर ऐसा ना कर दें इंडिया के डायरेक्टर कि 1 साल फॉरेन में लेके आके बोलें कि सर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस अब क्या है, हम हैं नॉन रेज़िडेंट और हमें भी अब क्या यहाँ पे मूवी बनाने दो और हमारी इनकम को आप डीम टू बी अक्रू और अराइज़ इन इंडिया मत मानो। तो यहाँ पे बच्चों गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इंडियन सिटीज़न ना ले पाएँ, तो यहाँ पे उन्होंने और कंडीशन डाली कि भाई वो जो नॉन रेज़िडेंट है ना बच्चों, वो क्या इंडियन सिटीज़न नहीं होना चाहिए, और अगर वो जो पर्सन मूवी बनाने के लिए आ रहा है, अगर वो होता है एक पार्टनरशिप फ़र्म, तो उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, वो क्या इंडियन सिटीज़न और रेज़िडेंट नहीं होने चाहिए। और बच्चों अगर कोई कंपनी फ़ॉरेन की आके यहाँ पे मूवी बनाती है, तो उस केस में उसके कोई भी शेयर होल्डर्स इंडियन सिटीज़न या फिर रेज़िडेंट ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए, जिससे प्रोविज़न का मिसयूज़ ना कर सके। फिर सर आपने बताया था एक और बिज़नेस जो कि सर था डिस्प्ले ऑफ डायमंड्स वगैरह, अगर सर वो डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स बच्चों करता है कोई पर्सन, जो कि कहाँ पे करता है सर, वो करता है स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन में, जो कि सर गवर्नमेंट ने करके रखी है नोटिफाइड। तो यहाँ पे बच्चों वो क्या कर रहा है सर, वो कर रहा है बस डिस्प्ले, कोई भी सेल नहीं कर रहा है। तो सर यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए आप उससे ये कैसे बोल सकते हो कि वहाँ पे आपकी इनकम यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो इस केस में अगर सिर्फ बच्चों वो डिस्प्ले करके निकल जाता है, तो वापस से उस केस में अपन क्या सर उस बिज़नेस को डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बच्चों। फिर बच्चों ये 5वां केस अपन ने देखा था, और हमने देखा बेसिकली कोई अलग सा केस नहीं है, ये सिर्फ़ ये बोलता है कि भाई ऊपर के जो आपने केस देखे थे ना वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेज़ेंस वाले, तो उसमें से सिर्फ़ वो इनकम जो कि एट्रिब्यूटेबल है इंडियन बिज़नेस में, उस केस में क्या करना है आपको, सिर्फ़ उसी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स देना है। आपके उसके अलावा अगर कोई फ़ॉरेन इनकम है, तो उसके ऊपर आप बिज़नेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, मतलब उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। और इस पॉइंट में एज़ सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ऊपर वाली बात का ही नीचे क्या क्लैरिफ़िकेशन देके लिखा हुआ था। हाँ सर, फिर आपने सर सेकंड पॉइंट बताया था, मतलब कि सर अब जाके हमारा एक पॉइंट खत्म हुआ है। सर वो आपने बताया सर अब सेक्शन नंबर 9 में सर जो आपने बताया था कि कब इनकम सर बोलेंगे डीम टू बी अक्रू और अराइज़ इन इंडिया। तो सर आपने जो पहला पॉइंट बताया कि अगर बिज़नेस कनेक्शन इन इंडिया है, और सर बिज़नेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के आपने 2 केसेस बता दिए कि अगर बिज़नेस क्या हुआ हो, पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब कि सर एजेंट वाला, और दूसरा सर आपने बता दिया अगर उस पर्सन की है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेज़ेंस। सर फिर अपन देखते हैं कि कब उस केस में इनकम को अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज़ इन इंडिया बोलेंगे। तो बच्चों सेकंड पॉइंट
पॉइंट बोलता है कि इनकम प्रॉपर्टी बच्चों एनी प्रॉपर्टी मतलब कि बच्चों आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है और बच्चों वो इनकम आप कमा रहे हो जो कि प्रॉपर्टी इन इंडिया है और थ्रू फ्रॉम एनी एसेट जिसका सोर्स कहाँ पे है बच्चों इन इंडिया है। और बच्चों इसमें अपन ने देखा था एग्जांपल कि अगर आपकी इंडिया में कोई क्या बच्चों प्रॉपर्टी वगैरह है और उसमें आप रेंट वगैरह कमा रहे हो तो उस केस में क्या वो जो रेंटल इनकम है सर उसे हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। सर फिर आपने बताया था कि इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया और बच्चों अपने देखा था इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों इस पॉइंट में अपन कवर कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और इसमें अपन कवर कर रहे हैं उस एसेट से होने वाली इनकम को। सेकंड वाले पॉइंट में बच्चों अपन ने देखी इनकम जो कि उस एसेट से होती है मतलब रेंटल इनकम वगैरह। अब बच्चों अपन ने क्या करा उस बिल्डिंग को ही सेल कर दिया तो उस केस में वो वाली जो पैसा आप कवर करोगे वो भी आपका कवर कर दिया गया है डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब बच्चों आपकी कोई भी इनकम जो कि आपको कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया है उसको आप करते हो सेल आउटसाइड इंडिया करो आप कहीं पे भी सेल करो हम तो क्या करेंगे सर हम उसके होने वाली इनकम को अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। मतलब कि सर और एक बार डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हमने मान लिया तो आपको उस इनकम के ऊपर नॉन रेसिडेंट को देना पड़ जाएगा टैक्स बिल्कुल सर। और बच्चों इसमें अपन ने एक और चीज़ देखी थी कि भाई हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हमें नहीं फर्क पड़ता कि क्या आपका कैपिटल एसेट मूवेबल हो इमूवेबल हो बच्चों या फिर टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो सर उसका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी हो हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। और सर प्लेस ऑफ पेमेंट से भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। अपन ने बच्चों एक केस देखा था कि सर अगर कनाडा में ही एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को कनाडा में ही सेल कर देता है क्या बच्चों एक प्रॉपर्टी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है और बच्चों उसकी पेमेंट भी वो कनाडा में ही ले लेता है वो भी कैनेडियन डॉलर्स में। और इस केस में गवर्नमेंट उसके पास टैक्स मांगने जाती है और वो बोलता है कि भाई मुझे तो पैसा रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं हुआ है और ना ही मेरी इनकम क्या इंडिया में राइज हुई है। तो गवर्नमेंट उससे बोलती है कि भाई ये इनकम किससे हुई है तुम्हें हुई है कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया और तुमने करा है इस चीज़ का ट्रांसफर तो तुम्हें देना पड़ जाएगा डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया के केस में तुम हो जाते हो सेक्शन 9 में कवर और तुम्हें तुम्हारी कमाई पर जो भले तुम्हें रिसीव बाहर हुई है अक्रू बाहर हुई है तुम्हें लेकिन टैक्स देना पड़ जाएगा। हाँ सर और फिर सर इसमें आपने एक और सर एक चीज़ बताई थी आपने सर एक कंपनी का एग्जांपल दिया था और सर बताया था कि कैसे मैनिपुलेट करके उस कंपनी ने फॉरेन की कंपनी को सेल करके बच्चों क्या करा था टैक्स बचाने की कोशिश करी थी जिसके अगेंस्ट में फिर बच्चों क्या प्रोविजन गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो बच्चों अपन ने देखा था कि भाई फर्दर एंड कैपिटल एसेट जो कि बच्चों कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों शेयर या फिर इंटरेस्ट हो और वो बच्चों इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब कि सर ऐसी कोई कंपनी जो कि भले फॉरेन की कंपनी है लेकिन बच्चों क्या होता था उस केस में उसके शेयर्स की जो वैल्यू है मतलब कि बच्चों उस एसेट की वैल्यू जो कि क्या फॉरेन में सिचुएटेड है वो डिराइव कर रही है किसी ऐसे एसेट से बच्चों जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है सर वो सिचुएटेड है इन इंडिया। तो उस केस में भी सर हम उस प्रॉपर्टी को जो फॉरेन में सिचुएटेड है सर हम उसको भी क्या बोलते थे कि सर वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया और सर हम ये मान लेते कि वो जो फॉरेन प्रॉपर्टी है वो बच्चों डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया है। और बच्चों आपको याद होगा अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था उस केस में क्या होता था कि एक इंडियन कंपनी थी बच्चों और क्या इसके शेयर्स एक फॉरेन कंपनी होल्ड करती थी और बच्चों ये फॉरेन कंपनी थी फॉर एग्जांपल अपनी कनाडा में और सर इसके 3 शेयर होल्डर्स थे मतलब कि आप बोलो तो इस कंपनी के शेयर्स बच्चों इस कंपनी के पास थे। अब ये जो 3 शेयर होल्डर्स थे इनको बच्चों इस कंपनी को करना था सोल्ड आउट। तो इनने क्या करा था बच्चों इन्हें पता था कि अगर ये इसके शेयर्स जो कि इस कंपनी के पास हैं ठीक है अगर ये डायरेक्टली इस पर्सन को सेल करते जो कि बच्चों इस इंडियन कंपनी को परचेज करता तो उस केस में क्या हो जाता सर ये इंडियन कैपिटल एसेट को आप डायरेक्टली करते ट्रांसफर तो सर इसके ऊपर लग जाता इनकम टैक्स और सर इन्हें टैक्स पे करना पड़ जाता। तो बच्चों इन्होंने क्या चालाकी दिखाई इन्होंने बच्चों इस इंडियन कंपनी के शेयर्स इनने बच्चों इन इंडियन कंपनी के शेयर्स ना बेच के क्या करा सर इन तीनों ने जो इनके शेयर्स थे इस फॉरेन कंपनी में वो बेच दिए इस पर्सन को। और फिर बच्चों क्या हुआ ये पर्सन मालिक बन गया इस कंपनी का और जब ये पर्सन मालिक बन गया इस कंपनी का तो ये इनडायरेक्टली बच्चों इसको कंट्रोल करने लगा। तो बच्चों जब पर्सन लोगों ने इस तरीके से क्या टैक्स प्लानिंग करना चालू करा तो गवर्नमेंट ने भाई प्रोविजन डाल दिया कि अगर आप कोई ऐसा एसेट जो कि भले क्या इंडिया में सिचुएटेड नहीं है लेकिन क्या होता है बच्चों ये एसेट इंडिया में भले सिचुएटेड नहीं है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से डिराइव कर रहा है सर ये वैल्यू डिराइव कर रहा है ऐसे एसेट से जो कि सर इंडियन कंपनी के शेयर्स मतलब कि सर इंडियन कंपनी से मतलब कि इंडिया में सिचुएटेड है। तो बच्चों ये जो एसेट है मतलब इस कंपनी को भी हम क्या बोल देंगे कि सर इसके शेयर्स भी सिचुएटेड है इन इंडिया भले ही बच्चों ये कनाडा में सिचुएटेड है लेकिन अगर ये क्या ये वैल्यू
डिराइव कर रही है फ्रॉम इंडिया, तो बच्चों अपन ने क्या बोल दिया कि सर हम इसे बोल देंगे डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। और फिर सर मतलब कि सर आपने ये बोल दिया कि अब क्या होगा कि अगर इस कंपनी के शेयर्स जो कि इन तीनों ने शेयर क्या बच्चों सेल करे थे, अगर ये जो सेल करेंगे तो इसके ऊपर भी क्या सर इनकम टैक्स लग जाएगा। अरे हाँ सर, ये हमने क्लास में देखा था। फिर सर आपने बताया था कि इस केस में सर वो जो फॉरेन कंपनी अभी आपने एग्जांपल दिया, अगर सर वो डिविडेंड देती है आउटसाइड इंडिया तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि सर वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सर आपने भी बताया ये जो अपना थर्ड वाला पॉइंट है बात करता है सर जब अपन क्या सेल करें, सर इसमें डिविडेंड कवर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे वही अपन ने देखा था कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया विच डिराइव देयर वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम बच्चों एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर एनी अंडरलाइंग एसेट लोकेटेड इन इंडिया। भाई क्योंकि डिविडेंड देने को आप क्या ट्रांसफर ऑफ अंडरलाइंग एसेट मतलब सेल नहीं मानते हो, ये तो आपको सिर्फ इनकम रिसीव हो रही है, देयर फॉर सच डिविडेंड वुड नॉट बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई ऐसा एमसीक्यू एग्जाम में आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है सर, उस केस में हम उस डिविडेंड को क्या बोलेंगे कि वो इंडिया में डीम टू बी अक्रू और अराइज नहीं हो जाता है, सिर्फ इस कारण से कि अगर उसका क्या बच्चों अगर उससे जो भी इनकम वो डिराइव करता है सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट सिचुएटेड इन इंडिया होने से, सर हम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट देखेंगे। हाँ बच्चों बिल्कुल। फिर बच्चों अपन आते हैं वो वाला नेक्स्ट केस जिससे होने वाली इनकम को सर हम बोलेंगे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। और सर वो नेक्स्ट केस होता था सैलरी अर्नड इन इंडिया, मतलब कि सर अगर कोई भी पर्सन जैसे कि सर अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोई भी फॉरेन सिटीजन या फिर कोई भी पर्सन सर अगर इंडिया में सर्विस दे रहा है, मतलब सर काम तो इंडिया के लिए कर रहा है, लेकिन सर अगर उसे इंडिया में सर सैलरी रिसीव ना हो के अगर बाहर सैलरी रिसीव हो रही है तो सर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सर ये देखना है कि उसने सर्विस किसके लिए दी है। सर अगर उसने सर्विस दी है किसके लिए, सर उसने अगर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया करी है तो सर हम उसे क्या बोल देंगे सर डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। और सर उस सैलरी के ऊपर उस पर्सन को, उस नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा इंडिया में। बिल्कुल सर फिर उसके बाद आपने बताया था सर वो पर्सन, और आपने एग्जांपल दिया था फॉरेन एम्बेसी वगैरह के जो लोग वगैरह होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक और क्या बोला था सर, अगर कोई पर्सन जो कि क्या होता है इंडियन सिटीजन होता है और सर वो कोई पेमेंट रिसीव करता है फ्रॉम गवर्नमेंट, और सर वो क्या किस लिए रिसीव करता है, सर वो रिसीव करता है फॉर बच्चों फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे सर, उनको रिसीव होने वाली सैलरी को डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे और उस सैलरी के ऊपर उन्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन सर वहाँ पे उन्हें जो भी अलाउंसेस और लेंगे सर वो एग्जम्प्ट रहेंगे अंडर सेक्शन 10, मतलब सैलरी के ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। सर टैक्स तो अलाउंसेस और परक्यूसाइड भी सर लेवी तो हो रहा है इसके ऊपर भी, लेकिन इसके ऊपर क्या एग्जम्पशन देके रखी हुई है। सर फिर इसके ऊपर अपन ने देखा था एक क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में। और बच्चों फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था पॉइंट जो कि था सिक्स्थ वाला, और जो कि क्या कहता था सर ऐसे कौन सी इनकम, सर अगर आपको इनकम होती है डिविडेंड से, मतलब कि सर आपको अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है और बच्चों कौन सा डिविडेंड जो आपको दे रही है इंडियन कंपनी, तो भले ही आपको डिविडेंड इंडियन कंपनी दे आउटसाइड इंडिया, मतलब कि अगर कोई पर्सन बोले आपसे नॉन रेसिडेंट कि भाई ये जो डिविडेंड मुझे इंडियन कंपनी से मिला है ये तो मुझे रिसीव आउटसाइड हुआ है, तो मैं इसके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं दूंगा, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई आपकी इनकम जो कि डिविडेंड से हो रही है इंडियन कंपनी से भले ही आउटसाइड रिसीव हो, इस इनकम को गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 में लिख के रखा है डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो आपके इसके आपको बच्चों आपको नॉन रेसिडेंट को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा इन इंडिया। हाँ सर फिर सर अपने 3 केस अपन ने एक साथ निपटाए थे सर, एक था इंटरेस्ट रॉयल्टी और बच्चों फीस मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। बच्चों इसमें अपने इंटरेस्ट में देखा था कि भाई इंटरेस्ट सर आप दे रहे हो, सर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट क्यों दोगे, मतलब कि आपने सर किसी से लोन लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला था सर, ये वाला केस सर जब बनता है सर जब क्या आपको एक नॉन रेसिडेंट पर्सन क्या करता था सर, नॉन रेसिडेंट पर्सन लोन देता था, सर लोन दे रहा था। तो बच्चों इसमें अपन ने 3 केसेस में डिवाइड कर दिया था इन चीज़ों को कि बच्चों क्या ये लोन दे किसको, सर एक तो आपने बोला था कि या तो ये लोन दे गवर्नमेंट को, सर दूसरा आपने केस बोलता कि सर ये लोन दे किसको बच्चों, ये लोन दे किसी रेसिडेंट पर्सन को, और तीसरा आपने बोलता कि सर ये लोन दे किसको, सर ये लोन दे नॉन रेसिडेंट को। और सर ये नॉन रेसिडेंट सर मतलब कि ये नॉन रेसिडेंट आप ये कहना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल कनाडा का कोई पर्सन लोन दे रहा है कनाडा के ही दूसरे पर्सन को जो कि नॉन रेसिडेंट है, और आप बोल रहे हो कि वो दोनों आपस में जो ट्रांजेक्शन करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे उसके ऊपर उसके ऊपर बच्चों उस नॉन रेसिडेंट को क्या टैक्स देना पड़ेगा। हाँ बच्चों लेकिन कब देना पड़ेगा, तो बच्चों अपन ने देखा था कि गवर्नमेंट के केस में तो क्या गवर्नमेंट के केस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब गवर्नमेंट को अगर कोई नॉन रेसिडेंट लोन, गवर्नमेंट बच्चों उस लोन के ऊपर क्या इंटरेस्ट पे करती है उस नॉन रेसिडेंट को, तो सर सारे ही केसेस में क्या सर उस नॉन रेसिडेंट को यहाँ पे इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन सर अगर कोई नॉन रेसिडेंट क्या करता है लोन देता है सर एक रेसिडेंट पर्सन को, तो सर उस केस में
अगर बच्चों रेसिडेंट क्या करता है, अगर वो सर अपन ने देखा था कि सर जनरली तो अपन ने देखा था कि सर उस इंटरेस्ट के ऊपर उस नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन अपन ने बच्चों एक केस देखा था जब वो रेसिडेंट पर्सन क्या करे, सर इस लोन के पैसे का एप्लीकेशन वो कर ले बच्चों आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सर उस केस में अपन ने बोला था कि इस नॉन रेसिडेंट के इनकम के ऊपर जो कि इसे इंटरेस्ट से रिसीव हो रही है, भले इस रेसिडेंट से हो रही है सर, उसके ऊपर उसे टैक्स नहीं देना है। और बच्चों फिर अपन ने देखा था नॉन रेसिडेंट वाला केस, और उसमें अपन ने देखा था कि सर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो कि बच्चों क्या करता है, नॉन रेसिडेंट से क्या बच्चों लोन लेता है, और फिर सर आपने बोलता कि सर इस नॉन रेसिडेंट की टैक्सेबल इनकम इंडिया में जब भी टैक्स लगेगा जब सर ये जो दूसरा नॉन रेसिडेंट जो कि लोन ले रहा है ये सर इस पैसे को यूटिलाइज करे सर इन भी सर बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। और इसमें सिर्फ बच्चों अपन ने देखा था कि एक बच्चों वर्ड था बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, और उस पर अपन ने 3-4 बार हाईलाइट करा था और देखा था कि क्वेश्चन भी एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और इसमें आईसीआई में क्या एग्जाम्पल भी दिया हुआ था मटेरियल में, वो अभी अपन देख भी लेते हैं सर। सबसे पहली चीज तो अपन अब देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट की इनकम बच्चों किसको हो रही है सर, पेड टू नॉन रेसिडेंट, मतलब कि बच्चों किसी नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है क्या बच्चों इंटरेस्ट, और बच्चों ये किससे मिल रहा है, इफ इट इज पेबल बाय बच्चों गवर्नमेंट से अगर इंटरेस्ट इससे रिसीव होगा तो सर क्या होगा, सर इस नॉन रेसिडेंट को इस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर देना पड़ जाएगा टैक्स डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। बच्चों अगर इस नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है किससे, रेसिडेंट पर्सन से, तो भी बच्चों इस नॉन रेसिडेंट को क्या टैक्स देना पड़ जाएगा इंडिया में डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन बच्चों जो कि रेसिडेंट वाला केस जो कि अभी अपन बात कर रहे हैं, अगर ये रेसिडेंट पर्सन क्या करे, सर ये इस पैसे को यूटिलाइज कर ले, मतलब इस लोन के पैसे को यूटिलाइज कर ले बच्चों फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, या फिर बच्चों फॉर एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, पैसे कमाने के लिए आउटसाइड बच्चों, उस केस में क्या हो जाएगा भाई, उस केस में नॉट डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब कि अगर ये रेसिडेंट क्या करता है बच्चों, लोन के पैसे का यूज करता है फॉर आउटसाइड बिजनेस, मतलब इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए, तो सर उस केस में इस नॉन रेसिडेंट को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर इसे टैक्स नहीं देना है। और सर अपने लॉजिक भी समझ लेते हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इंडिया से कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए। और फिर सर आपने बताया था थर्ड वाला केस कि अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या बच्चों इंटरेस्ट पे कर रहा है, और बच्चों उस केस में कब अपन इस नॉन रेसिडेंट की इनकम के ऊपर इंटरेस्ट इनकम के ऊपर इंडिया में डीम टू बी अक्रू और अराइज बोलेंगे। तो सर आपने बोला अभी कि सर हम इसे जब बोलेंगे जब क्या करे बच्चों, जो कि पैसा उसने लोन लिया है इसको वो यूटिलाइज करे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम इन इंडिया, मतलब कि बच्चों अगर ये किसी और पर्पस के लिए इंडिया में यूटिलाइज करे इस लोन के पैसे को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कर दे इंडिया में इन्वेस्टमेंट, तो आप मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रखे क्या उससे होने वाली बच्चों, अगर फिर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा इस नॉन रेसिडेंट को, और ये नॉन रेसिडेंट कहाँ यूज कर रहा है, सर ये यूज कर रहा है इंडिया में फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो क्या उसके ऊपर मतलब कि ये जो इंटरेस्ट इसको रिसीव हुआ है इसको क्या अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया बोलेंगे, नहीं सर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन को लोन मिल रहा है तो वो जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है बच्चों उस पैसे को यूज कर रहा हो फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम इन इंडिया। और सर उस केस में क्या हो जाएगा एक्सेप्शन बच्चों, यहाँ पे अपने एक और देखा था कि फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सर यही बात तो अभी आपने बोली कि अगर वो नॉन रेसिडेंट उसे यूज कर ले फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन आउटसाइड इंडिया, मतलब कि सर आप सीधे सीधे ये बोल रहे हो ना कि अगर कोई पर्सन लोन लेता है और उसके ऊपर नॉन रेसिडेंट को लोन देता है तो सर ये देखने के लिए कि वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, सर हमें ये देखना है कि उस लोन का एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ है। बिल्कुल बच्चों अगर वो इंडिया में क्या बच्चों यूज हुआ है लोन का पैसा फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे उस इंटरेस्ट जो कि उस नॉन रेसिडेंट ने कमाया है उसे कर देंगे टैक्सेबल इन इंडिया। और बच्चों ये आपके आईसीआई का है एग्जाम्पल जो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले एमसीक्यू के। एक नॉन रेसिडेंट है जो कि मिस्टर ए है, ये क्या करते हैं बच्चों बोरो करते हैं मनी फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट बी, और बच्चों ये क्या करते हैं एंड इन्वेस्ट द सेम इन द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो बच्चों उस लोन के पैसे का इन्होंने कहाँ यूटिलाइजेशन करा है बच्चों, इन नॉन रेसिडेंट ने उस पैसे का यूटिलाइज कर दिया है इन इंडिया, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज बिजनेस के लिए तो करा ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा जो इंटरेस्ट पेबल बाय ए टू बी है वो क्या हो जाएगा बच्चों नॉट टू बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि उस नॉन रेसिडेंट ने उस लोन के पैसे को इंडिया में बिजनेस करने के लिए यूज नहीं करा है। और यही कंडीशन आगे चल के अपन देखते हैं कि थोड़ी सी चेंज है रॉयल्टी और बच्चों एफटीएस के केस में जो अपन को यहाँ पे हाईलाइटेड भी दिखेगी। तो सर ठीक है अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों अपन रॉयल्टी वाले केस में। बच्चों इसमें अपन ने देखा था कि सेम पॉइंट्स थे जैसे कि ऊपर इंटरेस्ट वाले केस में थे, मतलब कि सर क्या हो रहा था कि अगर एक नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी रिसीव हो रही है और सर रॉयल्टी कौन पे कर रहा था, सर पहली चीज तो बोली आपने गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पे करे तो भाई हमें यूज देखने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट पे करे तो उस केस में तो इस नॉन रेसिडेंट को
रिसीव हो रही है सर वो हो जाएगी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। फिर सर लेकिन अगर कोई रेसिडेंट पे करे तो सेम कंडीशन, अगर वो रेसिडेंट क्या बच्चों यूज़ कर रहा है इसे कहाँ अदर देन आउटसाइड इंडिया, मतलब कि आउटसाइड इंडिया अगर वो यूज़ कर रहा है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन या फिर फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में उस रॉयल्टी के ऊपर उसे टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर रेसिडेंट पर्सन उसे यूज़ कर ले विद इन इंडिया तो उस केस में सर उस नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा उस रॉयल्टी के ऊपर। और फिर सर सेम आपने बोला था कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट जो कि रॉयल्टी पे कर रहा है किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो सर वो जो पर्सन रॉयल्टी रिसीव कर रहा है सर उसे इंडिया में डीम टू बी अक्रू और अलाइज इन इंडिया जब बोलेंगे, जब सर जो नॉन रेसिडेंट सर्विस रिसीव कर रहा है फॉर बच्चों रॉयल्टी मतलब कि इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह बच्चों रिसीव कर रहा है, तो उस केस में अगर वो फॉर्मूले को यूज़ कर रहा है बच्चों कहाँ पे सर, अगर वो यूज़ कर रहा है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। और सर यहाँ पे जो एक और पॉइंट ऐड हो गया था वो ये हुआ था फॉर एनी पर्पस और अर्निंग एनी इनकम और सोर्स इन इंडिया, मतलब कि अगर ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है बच्चों इस केस में ये जो पैसा बोरो करा था का मैं रॉयल्टी वर्ड लिख देता हुआ था और बच्चों ये क्या करता मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी कर देता, तो सर उस केस में क्या हो जाता सर उसे हम बोल देते डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ एडिशनल लिख दी गई है कि भाई वो क्या करे, वो नॉन रेसिडेंट चाहे तो उस पैसे का मतलब कि यहाँ पैसा नहीं बच्चों यहाँ पे क्या सर्विसेज आएंगी, क्योंकि रॉयल्टी की बात हो रही है, मतलब कि बच्चों नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है जो भी फॉर्मूला वगैरह इंटेंजिबल एसेट पेटेंट नो हाउ वगैरह उसने यूज़ करा है बच्चों, अगर वो उसका यूज़ करे इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए या फिर बच्चों यूज़ करे इंडिया में फॉर अर्निंग एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस के अलावा भी, तो बच्चों इस रॉयल्टी के केस में क्या हो जाएगी सर वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी उस दूसरे नॉन रेसिडेंट के हाथ में और उसको देना पड़ जाएगा टैक्स, बिल्कुल सर। फिर सर आपने बताया था ये कि भाई इस केस में क्या होगा कि अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई लमसम रॉयल्टी पे करता है तो सर हम इसको क्या बोलते थे गवर्नमेंट शेल नॉट बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, और अपन ने देखा था कि भाई ये बेनिफिट देने के लिए बेसिकली किसको बच्चों सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे उस केस में बोल दिया था कि भाई आप करो, इस केस में क्या बच्चों हम आपको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं बोलेंगे। और मैंने देखा अगर क्योंकि अगर हम ये प्रोविज़न को डाल देंगे तो हो सकता है कि फॉरेन के बच्चों क्या नॉन रेजिडेंट सर्विस देना ही इंडिया के लोगों को मना कर दें, वो बोले भाई मुझे तो टैक्स देना पड़ जाएगा इंडिया में, तो इसलिए बच्चों गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे दे के रखा था बेनिफिट। और फिर सर दूसरा आपने केस बताया था, दूसरा नोट सर आपने बोला था कि सर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगर किसी और हेड में कैपिटल गेन वगैरह में टैक्सेबल हो चुकी है तो सर इसे हम रॉयल्टी में वापस से कवर नहीं करेंगे जिससे डबल टैक्सेशन ना हो जाए। फिर सर आपने बताया था कि वेदर और नॉट मतलब कि सर ये जो कंसिडरेशन रॉयल्टी की आप बात कर रहे हो ना सर, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि सर इसका पोज़ेशन किसके पास है, मतलब कि राइट टू यूज़ करने का पोज़ेशन किसके पास है। फिर सर आपने बोला था सर हमें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टली वो जो पर्सन सर बाय कर रहा है रॉयल्टी के लिए पेमेंट कर रहा है सर उसे डायरेक्टली यूज़ करे या फिर हो सकता है कि सर उसकी ब्रांच यूज़ करे या फिर सर उसे सबलेट भी करके वो यूज़ कर सकता है। हमें तो सर ये देखना है कि वो इंडिया में बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन के लिए यूज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सर और ये तो आपने बताया था क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि भाई जो ओनर है जो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हो ये थोड़ा ज़रूरी है कि वो ही जाके बच्चों क्या करे उसका यूज़ करे, हो सकता है वो स्टाफ को आगे चल के बोल दे कि भाई तुम यूज़ करके इससे पैसा कमाओ या फिर बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले का क्या यूज़ करो, तो उस केस में सर हमें ये सब नहीं देखना है सर, हमें तो जो एक्ट बोल देगा हमें सिर्फ वो ही देखना है। बिल्कुल बच्चों, फिर थर्ड अपन ने देखा था कि भाई लोकेशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई द राइट ऑफ सच प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन इज़ इन इंडिया और नॉट, मतलब कि सर हो सकता है कि फॉर्मूला लेने के लिए क्या हमारा जो बच्चों कस्टमर है बेसिकली वो क्या बोले कि भाई अगर आपको फॉर्मूला परचेज़ करना है तो आपको यूएस आना पड़ेगा, मेरे पास फोकट का समय बिल्कुल नहीं है। तो सर उस केस में जहाँ पे भी अगर आप जाके सर्विस ले रहे हो सर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता सर, हमें तो ये देखना है कि वो सर्विस आपका सर यूज़ कहाँ पे कर रहे हो सर, अगर आप यूज़ कर रहे हो फॉर बिज़नेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया तो सर उस केस में आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा बिल्कुल बच्चों। फिर सर अपन ने देखा था रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है, तो सर यहाँ पे आपने बताया था 3 चीज़ें कि एक तो सर क्या हो सकता है, सर या तो हो सकता है कोई एसेट आपका ट्रांसफ़र और अपन ने सर देखा था ट्रांसफ़र मतलब होता है सेल, और सर दूसरा आपने बोला था कि सर इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन मतलब कि सर रॉयल्टी के अंदर डायरेक्टली वो जो एसेट है सर वो उसका उसकी सेल को उससे तो इंक्लूड करेंगे ही सर। हाँ, बच्चों क्या इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टू द वर्किंग मतलब कि बच्चों इसमें अपन ने देखा था कि भाई अगर क्या हो रहा है अगर कोई पर्सन रॉयल्टी तो दे रहा है फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूले के लिए और लेकिन अभी फॉर्मूला लेने के बाद भी वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो बोलता है उस पर्सन से कि भाई ये तो हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तुम एक काम करो हमसे और पैसे लो और क्या इसका यूज़ करना हमें बता के जाओ। तो बच्चों इसका एप्लीकेशन मतलब कि वर्किंग कंडीशन में भी लाने के लिए अगर आपको कुछ और पैसा भी एडिशनल देना पड़ रहा है तो वो भी आप रॉयल्टी की इनकम में ही इंक्लूड करोगे, मतलब उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा।
जाएगा। फिर सर तीसरा आपने बोला था एक तो सर ट्रांसफ़र का केस, अब सर अगर सेल नहीं होती है बच्चों किसकी, सर उस एसेट की मान लेते हैं कि वो क्या करता है बच्चों किराए से देता है, तो बच्चों वहाँ पे वर्ड यूज़ होता था क्या बच्चों, यूज़ ऑफ एनी पेटेंट वगैरह, मतलब कि जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट वगैरह होते हैं सर, पेटेंट, मॉडल, डिज़ाइन, सीक्रेट, फ़ॉर्मूला वगैरह, मतलब कि सर अगर आप इसके लिए भी कोई पैसा देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल किराया वगैरह, तो सर वो भी क्या हो जाएगा सर, वो रॉयल्टी के केस में कवर हो जाएगा। मतलब कि सर इंटेंजिबल के केस में सर हम उसे रॉयल्टी ही बोलते हैं और सर उसके ऊपर आपको क्या टैक्स देना पड़ जाएगा। फिर सर आपने बोला था यहाँ पे ऐसी चीज़ों को कर दिया था वापस से चेंज, और सर सेम पॉइंट ऊपर वाले कर दिए थे रिपीट, मतलब कि सर यहाँ पे आपके जो पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, सीक्रेट, फ़ॉर्मूला वगैरह थे, सर सिर्फ़ यहाँ पे चेंज करके लिख दिया कॉपीराइट, लिटरेसी और बच्चों साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, और टेलीविज़न टेप्स वगैरह, और मतलब कि सर आपने देखा था थिएटर वगैरह में जो मूवीज़ वगैरह चलती है, इंटेंजिबल एसेट वगैरह, तो आपने देखा है कि मूवीज़ वगैरह बच्चों कैसेट वगैरह में आती है और फिर बच्चों वो प्रोजेक्ट होती है, तो ये भी सर क्या इंटेंजिबल एसेट, और इसके बदले में जो रॉयल्टी पे करते हैं बच्चों थिएटर वगैरह, उसके ऊपर भी क्या टैक्स देना पड़ जाएगा। हाँ सर, ये भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर होता है, और फिर सर इसमें भी सेम चीज़ 3 चीज़ें कवर हो गई थी। एक तो सर ट्रांसफ़र का केस, मतलब कि सर सेल वाले केस में, और सर दूसरा कि इम्पार्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टू बच्चों वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए अगर आपने और पैसा दिया है तो वो भी रॉयल्टी में ही इंक्लूड करा जाएगा। और तीसरा सर आपने देखा था कि राइट टू यूज़, मतलब कि यूज़ करने के लिए अगर आप पैसा दे रहे हो उस इंटेंजिबल एसेट को, तो वो भी रॉयल्टी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। और सर आपने बोला था कि सर इससे रिलेटेड जो ऊपर अपन ने अभी 6 पॉइंट देखे, सर उनको रेंडर करने आप अगर कोई और सर्विस और देते हो तो वो भी क्या बच्चों ऊपर लिस्टेड के लिए वो भी रॉयल्टी में हो जाएगी सर इंक्लूड। फिर बच्चों अपन आए थे अपने एफटीएस वाले पॉइंट पे, और अपन ने देखा था कि सर एफटीएस क्या होता है, तो बच्चों मैंने आपसे बोला था कि सर एफटीएस होता है एनी कंसिडरेशन, जो कि अपन करते हैं बेसिकली कंसल्टेंसी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। और वो बच्चों यहाँ पे अपन ने देखा था कि वो कौन कौन सी सर्विसेज रहती थी जो कि बच्चों रिलेटेड रहती थी, यानी मैनेजर, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड। और अपन ने बोलते कि हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन फॉर एनी बच्चों किससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग लाइक प्रोजेक्ट अंडरटेकन जिसकी इनकम बच्चों सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। मतलब कि भाई सीधी सिंपल बात है, क्योंकि अगर आपको अपॉइंट कर लिया है एज एन एम्प्लॉय तो आपकी बच्चों इनकम के ऊपर सैलरी हेड में टैक्स लग जाएगा। सर ये एफटीएस में तो जब कवर होगा जब मान लेते हैं कि बच्चों को प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह दे रहा हो और बच्चों वो क्या आपके पे रोल पे नहीं है, मतलब कि वो एज एन एम्प्लॉय आपके पास काम नहीं कर रहा है, वो आपको दे रहा है सर्विस फॉर एग्जांपल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वगैरह। हाँ सर, फिर आपने बताया था कि सर कौन सी एफटीएस की फीस के ऊपर सर वो जो नॉन रेजिडेंट कर रहा है सर को देना पड़ेगा टैक्स, तो मैंने देखा था सर वही 3 केस यहाँ पे भी रहते थे सेम एज़ इट इज़ आपके रॉयल्टी वाले। मतलब कि सर अगर कोई पर्सन बच्चों कौन रिसीव कर रहा है एफटीएस के नाम से पैसा, सर पैसा रिसीव कर रहा है आपका नॉन रेजिडेंट, और सर ये पैसा रिसीव कर रहा है बच्चों किससे, अगर ये रिसीव करे गवर्नमेंट से तो बच्चों उस नॉन रेजिडेंट को एफटीएस के पैसे के ऊपर क्या इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सर अगर ये पैसा रिसीव करता है रेसिडेंट से तो भी बच्चों उस नॉन रेजिडेंट को क्या एफटीएस के ऊपर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सर अगर ये रेसिडेंट क्या करे, सर इसको अगर यूज़ करे इस एफटीएस से जो उसने सर्विस ली है प्रोफेशनल सर्विसेज, सर इसका इसका अगर वो यूटिलाइजेशन करे फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, या फिर सर फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में मतलब कि सर कोई कनेक्शन नहीं है, तो सर उस केस में क्या हो जाएगा उस नॉन रेजिडेंट को जो एफटीएस रिसीव होगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब कि डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगा। लेकिन सर अब अपने नेक्स्ट केस देखा कि अगर क्या नॉन रेजिडेंट दे बच्चों किसको, नॉन रेजिडेंट को एफटीएस के लिए पैसा, और ये जो नॉन रेजिडेंट है अब बच्चों यहाँ पे कब होगा इसके लिए पैसा टैक्स में, मतलब इस एफटीएस को, तो बच्चों जब होगा ये टैक्सेबल जब ये क्या करे बच्चों उस नॉन रेजिडेंट का पैसा बच्चों बेसिकली जो सर्विस उसने ली है सर उसे यूटिलाइज कर ले फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया। और सर यहाँ पे सेम एक और वो भी इंक्लूडेड है, और फॉर पर्पस ऑफ बच्चों मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। हाँ सर, फिर मतलब कि सर इन तीनों ही केस में क्या माना जाएगा कि बच्चों उसकी इनकम क्या हो जाएगी कि सर डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी, और सर उस नॉन रेजिडेंट को क्या करना पड़ जाएगा उसके ऊपर सर इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। फिर सर आपने बताया था एक और पॉइंट कि सर ये जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है बेसिकली मतलब एक्सप्लेनेशन जो अपन ने देखा था, सर इसके ऊपर बेसिकली मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था, और बच्चों अपन ने वो क्वेश्चन भी देखा था कि क्या भाई क्या लिखा हुआ था इस एक्सप्लेनेशन में। सर इसमें ये लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस जो अपन ने सर ऊपर अभी 3 पॉइंट्स देखे जिसकी इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाती है, और वो केसेस में कब होती है सर वो भी हमने देखा। तो सर इसमें एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि इस केस में सर इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया जब होती है लोन, सर इंटरेस्ट के केस में लोन का पैसा यूटिलाइज इन इंडिया हुआ हो, या फिर सर रॉयल्टी के केस में जो सर्विस आपने ली हो सर वो सर्विस आपने क्या यूटिलाइज करी हो फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। और सर एफटीएस के केस में सर जो आपने प्रोफेशनल एडवाइस वगैरह ली है सर वो एडवाइस आपने यूज़ करी हो किसके लिए बच्चों
फॉर बच्चों बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। मतलब कि बच्चों अपन इनके इसके ही बेसिस पे कि उस पैसे का आपने यूज कहाँ पे करा है या फिर उस सर्विस का यूज आपने कहाँ करा है, इसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया कब होगा। अपन को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि रेसिडेंट मतलब कि बच्चों जो नॉन रेसिडेंट है उसका रेसिडेंस बेसिकली इंडिया में है या नहीं है, उसका बच्चों प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, वो बच्चों सर्विस इंडिया से दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। सर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सर इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि सर वो लोन का पैसा, सर रॉयल्टी के केस में वो सर्विस, और सर एफटीएस के केस में सर वो प्रोफेशनल सर्विस या एडवाइस, सर उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसके ऊपर यही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था और इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बच्चों ये क्या बोलता है कि भाई रॉयल्टी और एफटीएस जो कि अपन ने इन पॉइंट्स में देखे, शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट वेदर और नॉट। मतलब भाई हमें नहीं फर्क पड़ता कि भाई नॉन रेसिडेंट का रेसिडेंस मतलब उसका घर या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस बच्चों इंडिया में हो या नहीं हो, और या फिर बच्चों वो जो नॉन रेसिडेंट है वो अपनी सर्विस रेंडर इन इंडिया में करे या फिर नहीं करे। और इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर वो यूएस का पर्सन ये बोल दे कि भाई मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसके बदले में तुम रॉयल्टी दे रहे हो, लेकिन ये फॉर्मूला लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुम्हें आना पड़ेगा वापस से यूएस में, और क्योंकि मैं इसे मेल पे सेंड नहीं कर सकता, ये क्या रिस्की है, तो आप क्या गए बच्चों, आप फॉर्मूला देखने के लिए लेने के लिए सर्विस तो बच्चों यूएस गए। मतलब कि आपको सर्विस तो रिसीव हुई कहाँ पे बच्चों, यूएस में, लेकिन आप उस फॉर्मूले को यूज तो अपने बिजनेस के लिए फॉर इन इंडिया आके, मतलब कि आप यूएस से आके अब वही फॉर्मूले को आप क्या इंडियन बिजनेस के लिए अप्लाई करोगे, तो ये बिजनेस के लिए ही आपने यूज करा फॉर इंडिया। तो यहाँ पे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप वो सर्विस कहाँ पे ले रहे हो, हमें तो फर्क पड़ता है कि आप उस सर्विस का यूज कहाँ पे कर रहे हो। और बच्चों इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो कि बच्चों क्या बोलता है, इन केस ऑफ एनी सम पेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब कि सर गिफ्ट अगर रिसीव होता है बाय अ रेसिडेंट पर्सन टू बच्चों किसको, अगर नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी को, तो सर हम उसको भी डीम टू बी अप्रूव और अराइज इन इंडिया बोल देंगे। और बच्चों इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है खत्म। तो बच्चों अपन ने कर दिया है लगभग 1 घंटे में चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिविजन सॉल्व बच्चों। और अगर आपको अन अकेडमी पे करनी है बच्चों क्लासेस अटेंड जो कि अभी चल रही हैं बच्चों फ्री में फॉर सीए इंटर नवंबर 23, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप सब्सक्रिप्शन भी चाहे तो वहाँ पे ले सकते हैं। तो बच्चों ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूंगा, प्लस इन वीडियो के जो नोट्स अपन ने यूज़ करे हैं इसका भी बच्चों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप चाहे तो अन अकेडमी पे फॉर नवंबर 23 क्लासेस कर सकते हैं ज्वाइन। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते हैं उसके लिए मैं बना के आपके लिए करता हूँ अपलोड। तो चलिए बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।